नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ। मैं हूं रीरू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायगढ़ से बड़ी खबर की, जहां सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज सीएम रायगढ़ जिले का दौरा करेंगे, जहां लैलूंगा विधानसभा के राजपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। राजपुर में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और साथ ही सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजपुर में पहले सीएम करेंगे जगन्नाथ मंदिर में पूजा के बाद सीएम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायगढ़ से। आज रायगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। राजपुर में पहले सीएम जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वे अपने अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो आज लैलूंगा विधानसभा के राजपुर का दौरा होगा। राजपुर में लोगों से भेंट मुलाकात और उसके पहले जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायगढ़ से। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, आज रायगढ़ के दौरे पर है मुख्यमंत्री, क्या कुछ तय कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 15 सितंबर तक 3 दिनों तक रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे और रायगढ़ जिले के लैलूंगा, खरसिया और धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात करेंगे आम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और इसके साथ उद्योगपतियों से, और इसके साथ ही वो अलग अलग जो स्कूल है और उनका भी इंस्पेक्शन करेंगे। राशन ठीक से मिल रहा है, यानी जो भेंट मुलाकात के दौरान अमूमन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं कि पूरे क्षेत्र की जानकारी लेते हैं, वहां पर औचक निरीक्षण भी करते हैं, लोगों से मुलाकात भी करते हैं और इसके साथ ही जानकारी भी लेते हैं। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात की भी जानकारी लेते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि जो लापरवाही होती है उस पर बाद में सख्ती भी नजर आती है। तो 3 दिनों तक के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर रहेंगे। अगर उनका तय जो कार्यक्रम देखा जाए तो 1 बजे जो है वो पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से जो है वो यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद में 2 बजे रायपुर हायर सेकेंडरी स्कूल हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से फिर 2 बजे से फिर दौरा कार्यक्रम उनका होगा और उसके बाद 4 बजे जो है राजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे, मिनी स्टेडियम लैलूंगा पहुंचेंगे और वहां पर 4:30 बजे जो है वो रोड शो करेंगे। रोड शो करने के बाद में 7 बजे जो है विभिन्न जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये आज अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो कार्यक्रम है वो है। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से तमाम कार्यक्रम है शाम तक का, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। रायपुर से खबर, रायपुर में बीजेपी की रैली में दिए गए जेपी नड्डा के बयान पर सियासत अभी भी जारी है। जेपी नड्डा ने रैली में 71 आदिवासियों की मौत की बात कही थी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपने इस बयान के लिए जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। उन्होंने आगे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम के बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है और इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसा तो नहीं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं, दिमाग में हो कि होने वाला है उसके पहले बोल दें, तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका वो उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा रायपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी है। संघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ की बैठक में हर दिन 12 संगठनों से चर्चा हो रही है। समन्वय बैठक के पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, आरएसएस की समन्वय बैठक आज अंतिम दिन है। हालांकि 2 दिन से जो बैठक चल रही है कुछ बहुत ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आई नहीं है। आज एक बार फिर से बैठक होगी और कहा जा रहा है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की भी बात कही गई थी।
बिल्कुल देखिए, लगातार जो बैठकें हो रही है उसके बाद में शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हो रही है। आज आरएसएस की बैठक का आज आखिरी दिन है और समन्वय बैठक का सब बड़ी बात यह है कि इस बैठक को इस तरीके से गोपनीय रखा गया है कि जो एक बार शिविर के भीतर गया उसके बाहर आने की अनुमति नहीं है। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे वो भी यहाँ पर आरएसएस की बैठक में शामिल हुए थे। पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो जो आरएसएस के जो अलग अलग जो अनुसांगिक संगठन है उसके जो पदाधिकारी हैं, प्रमुख जो है वो इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में ये कहा जा रहा है कि मुख्य तौर पे किस तरीके से जो है नई रणनीतियों पर काम किया जाए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारियों पर खासतौर पे मंथन किया जा रहा है। भले ही आरएसएस जो है वो खुलकर बीजेपी जो है आरएसएस खुलकर चुनाव में सामने नहीं आने की बात कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो रणनीति के तौर पे अगर बात करें तो कहा जाता है कि बीजेपी जो है उन रणनीतियों पर चलती है। और अगर हम बात करें तो इस बैठक में इसी बात को लेकर फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आरएसएस के जो तमाम लोग हैं वो भीतर ही भीतर लोगों से मुलाकात करें, उन्हें बताएं कि जो ये कहा जा रहा था कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से जो अच्छी योजनाएं हैं उनके बारे में बात की जाए। मिशन 2023 को लेकर 24 को लेकर किस तरह से रोड मैप मजबूत किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और आरएसएस मिलकर जो है एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि जो सत्ता खो चुकी है बीजेपी उसकी वापसी किस तरीके से हो। क्या ऐसे मुद्दे ऐसे हैं जो इनके बीच जाकर लोगों से मिला जा सकता है। राज्य सरकार का फेलियर किस तरीके से दिखाया जा सकता है जो बीजेपी को लगता है कि ये योजनाएं जो है वो फेल है। केंद्र की किन योजनाओं को हाईलाइट किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सामाजिक तौर पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके जरिए जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सकता है या इशू बनाया जा सकता है उसको। ये तमाम जो मसले हैं इन पर लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि शिविर के भीतर मंथन हो रहा है। और जिस तरीके से शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो स्ट्रेटेजी के तौर पे भी ये बताया गया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के आरएसएस का प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को शामिल किया जाए, जो है वो सदस्य बनाया जाए। इन तमाम मसलों पर तो चर्चा हो रही है। बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ हो ही रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ममता। तो इस तरीके से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये साफ हो जाएगा कि 3 दिनों तक चले मंथन में क्या कुछ हुआ है। रायपुर से एक खबर है जहां मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 3 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं 3 संभागों के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी और आप ये देखिए कि 3 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो अब आपको छत्तीसगढ़ के जिलों में लगातार हो रही बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए अलग अलग तस्वीरें। जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरबा और मुंगेली जिले की तस्वीरें जहां झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के चलते पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। जगदलपुर, कोरबा, सुकमा, बीजापुर, मुंगेली, ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जगदलपुर में भारी बारिश से कई इलाके में पानी घुस गया। शहर के पुराने पुल सहित निचले इलाके में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बारिश से पूरा इलाका समंदर में तब्दील हो गया। जिधर भी नजर डालें आप उधर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। पिछले महीने भी बारिश से इन इलाकों में पानी भरा था। बारिश से लोगों की अभी परेशानी कम भी नहीं हुई थी क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही बस्तर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और इसके चलते अभी और परेशानी बढ़ने वाली है। बस्तर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगली खबर है बीजापुर से। बीजापुर में मूसलाधार बारिश से जिले में बाढ़ के हालात बने हैं। कई इलाकों में घुसा बारिश का पानी। ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त। कोकड़ापारा से 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। चिन्ना जोजेर में बाढ़ में बहे 12 मवेशी। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से। संवाददाता ममता लांजेवार एक बार फिर से लाइव जुड़ गई है। ममता, देखा जा रहा है जगह जगह की हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं। बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न तो है ही, बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अभी कुछ जिलों में और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ममता,
बिल्कुल, देखिए अगले अगर हम बात करें 72 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, येलो अलर्ट जारी किया था। और इसका राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर जिले में भी हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में किस तरीके से बारिश हुई। इस तरह से बारिश हुई कि जो झांकी निकलने वाली थी उसको रद्द करना पड़ा। रविवार को जो झांकी निकलने वाली थी उसको रद्द करना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगले 48 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी है। खासतौर पर अगर बात करें तो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में जो सिस्टम बना हुआ है वो काफ़ी मजबूत है। और इसके साथ ही बस्तर में बात करें तो बस्तर के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो बारिश को लेकर कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रायपुर में भी बात करें तो पहाड़ से ही जो है वो हल्की रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं, यानी कि राजधानी रायपुर समेत लगे हुए इलाकों में भी कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही बिलासपुर, बस्तर के जो कई इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात को लेकर भी अलर्ट किया गया है, वहां पर भी कई जगह जो है वो भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अलर्ट जारी किया गया है, अभी और आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। बलरामपुर से खबर है, राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 27 हाथियों के झुंड ने अलखडीहा जंगल में डेरा डाला। 10 दिनों से इलाके में मौजूद है। 60 किसानों के खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के आतंक से दर्जनों गांव प्रभावित हुए। लोहर पारा और कोरबा पारा गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। वन विभाग की टीम ने लगातार मौके पर मौजूद लोगों को हाथियों से दूर रहने की भी अपील की है। तो खबर बलरामपुर से है, जहां 27 हाथियों के झुंड ने अलखडीहा जंगल में डेरा डाला हुआ है। 10 दिनों से इलाके में मौजूद हैं। बता दें कि हाथियों की दस्तक से किसानों के खेतों में भारी नुकसान हुआ है। खड़ी फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद से खबर है, नेशनल हाईवे 130 के पास हाथियों ने डेरा डाला। कल यात्री बस के सामने आ गया था हाथियों का झुंड। कोदोमाली के पास सड़क पर फिर पहुंचा हाथियों का झुंड। मैनपुर इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। वन विभाग हाथियों के हर गतिविधियों पर रख रहा नजर। करीब 33 हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे के करीब मौजूद है। तो आप ये देखिए कि कल यात्री बस के सामने हाथी आ गए थे। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, नेशनल हाईवे 130 के पास हाथियों ने डेरा डाल दिया और इसके चलते यातायात काफी प्रभावित हुआ। कोरबा से खबर है, नेशनल हाईवे 130 पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 12 से अधिक लोग घायल हुए। 4 बस यात्रियों की हालत गंभीर है। घायलों का उपचार कटघोरा अस्पताल में जारी है। मृतकों में 3 पुरुष समेत 2 महिला व बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी मौत हुई है। तो खबर कोरबा से है, नेशनल हाईवे 130 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। 4 बस यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़िए। अब्दुल, कैसे हुआ ये हादसा, विस्तार से बताएं। जी रेनू, आपको बता दूं कि ये घटना जो है बांगो थाना क्षेत्र के मड़ई के पास घटना सामने आया है। जब रायपुर से रेनीकोट की ओर जा रही वोल्वो बस जो है वो खड़ी ट्रेलर से टकरा गई और जिससे 6 जो यात्री है उनकी मौत हो गई। वहीं 4 की हालत गंभीर बनी हुई है और दर्जन भर से अधिक जो यात्री है वो घायल हुए, जिनका उपचार कटघोरा में किया जा रहा है। साथ ही अब जिला अस्पताल भी कुछ घायलों को भेजा गया है। जी बिल्कुल, घायलों की कैसी स्थिति बताई जा रही है? जैसा कि जानकारी है कि 4 बस यात्रियों की हालत काफी गंभीर है। इसमें जो घायल जो हुए हैं इसमें से 4 जो यात्री हैं वो उनकी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर की टीम लगी हुई है कि ताकि उनका उपचार अच्छे से हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। जी, किसकी लापरवाही सामने आ रही है अब्दुल यहाँ पर? रेनू, आपको बता दूं कि इसमें चूंकि तड़के घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं नींद की झपकी के कारण हो सकता है कि बस चालक की नजर सामने गाड़ी जो खड़ी थी ट्रेलर उस पर ना पड़ी हो, जिसके कारण ये हादसा सामने आया हो। लेकिन कुल मिलाकर अभी मामला जांच का है कि आखिर किस परिस्थिति में ये हादसा हुआ है और जिसके कारण इतने लोगों की मौत हुई। जी,
ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक नेशनल हाईवे में भीषण सड़क हादसा होता है और अभी तक ये जानकारी पुख्ता नहीं हो पा रही अब्दुल कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी या कोई और कारण थे? ऐसी कोई भी जानकारी मिल पाई हो मौके से? जी, अभी फिलहाल जो है पुलिस टीम जो है बांगो पुलिस है और कटघोरा पुलिस भी मौके पर है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि पता किया जा सके कि आखिर घटना की वजह क्या है और किस परिस्थिति में ये घटना सामने आई है। चूंकि रात थोड़ा अंधेरा था और उसके वजह से हो सकता है कि जो गाड़ियां जो है कई गाड़ी जो सड़क किनारे खड़ी होती है और कई गाड़ियों में ऐसा भी देखा गया है कि रेडियम नहीं लगा होता है, जिसके कारण से दूर से जो आ रही गाड़ी है वो नजर नहीं आती कि कोई गाड़ी सामने खड़ी है। तो ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जिसके कारण ये हादसा हुआ हो। और टक्कर इतनी जोरदार थी अब्दुल कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। क्या मौके पर ही 6 की मौत हो गई है? कौन कौन शामिल इनमें? जी, इसमें 3 पुरुष हैं और 2 महिला और एक बच्चे इसमें शामिल है जिनकी मौके पर ही मौत बताई जा रही है। और जिस तरीके से हादसा हुआ है तो एक तरफ का जो बस का हिस्सा है वो उसके परखच्चे उड़ गए हैं, जिसके कारण ये भीषण हादसा सामने आया है। जी बिल्कुल, और वाकई में बहुत ही भीषण सड़क हादसा ये देखने को मिल रहा है और जो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं उसमें भी पूरा एक हिस्सा चकनाचूर हो चुका है। जाहिर सी बात है इस साइड में जो भी बैठा होगा वो जख्मी हुआ होगा। घायलों की क्या स्थिति? जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 12 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। कहाँ कहाँ भर्ती किया गया है, उपचार कैसा मिल रहा है उनको, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी, कुछ जो घायल जो यात्री है उन्हें पौड़ी जो पास का अस्पताल है वहां भी भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें कटघोरा भेजा गया। और कुछ यात्री जो घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल भी भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जी बिल्कुल, और साथ ही अब्दुल जो बस ड्राइवर है क्या वो भी मौके पर मौजूद है? क्या वो भी जख्मी हुआ है? बस ड्राइवर को भी चोट आई है बताया जा रहा है रेनू। जी, अब ये पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस किस तरीके से मामले की जांच करी? और साथ ही ये भी बताएं अब्दुल कि जो मृतक हैं, जो घायल हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? जी, अभी इस पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बस रायपुर से रेणुकूट की ओर जा रही थी तो संभवतः अंबिकापुर साइड के जो यात्री होंगे जो जा रहे थे। जी, कौन कौन मौके पर मौजूद है? देर रात का आप घटनाक्रम बता रहे हैं, कितनी देर में मदद पहुंच पाई है? कितनी तेजी से प्रशासन यहां पर एक्टिव हुआ है? जी, जैसे ही घटना की जानकारी मिली और जिसके बाद डायल 112 और स्थानीय जो लोगों की मदद से जो और बांगो पुलिस की मदद से जो घायलों को राहत दिया गया था, जो घायलों को तत्काल अस्पताल रवाना किया गया। उसके बाद उन्हें जो बस एक्सीडेंट हुआ है उसे किनारे किया गया। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्ती से कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि यदि ट्रक की गलती है कि ट्रक में कोई चिन्ह नहीं था कि ट्रक खड़ा है या कोई लाइट नहीं थी, वहां पर अंधेरा था, ये तमाम ऐसी चीजें जिसके चलते सड़क हादसे होते हैं अब्दुल, और अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब किसी और की लापरवाही के चलते किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे कुछ मामला यहाँ पर भी समझ में आ रहा है। रेनू, जिस तरीके से नेशनल हाईवे का काम हुआ और नेशनल हाईवे की चूंकि बीच में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें डिजाइनिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और हादसे की वजह बताई गई थी और जो ब्लैक स्पॉट भी कुछ चिन्हित किए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि जहां जो अंधा मोड़ है जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और यही कारण है कि हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि जिसके कारण ये बड़ा हादसा सामने आया। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि अंधे मोड़ की भी बात सामने आ रही है, चूंकि ऐसी लापरवाहियों की वजह से पहले भी कई सारे हादसे सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला सामने आया जहां खड़े ट्रक से बस की टक्कर हो गई और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।